नमस्कार, फेस टू फेस में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं ईस्ट एमसीडी की मेयर नीमा भगत। सबसे पहले हम नीमा भगत को बधाई देंगे मेयर बनने की। मैम, जिस तरह से ईस्ट एमसीडी की हालत रही है इन 10 सालों के भीतर और जब से बंटवारा हुआ है उसके बाद से जिस तरह का सिचुएशन बनी रही, काफ़ी कुछ देखने को मिला है कि वहाँ पर तंगी भी देखी गई। सबसे पहले आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस इलाके को चमकाने के लिए? सर्वप्रथम तो मैं सिटी टेबल वालों को धन्यवाद करती हूँ और अपने वार्ड की जनता को और अपने शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है। और मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि देखिए सफाई होगी तो हम लोगों को एजुकेट भी करेंगे और अपनी शिक्षा को भी हम लेवल को अप करेंगे और साथ ही साथ हम स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ये 3 मेरी मेन प्रायोरिटी है। मैम, अगर बात करें, आपने सफाई की बात कही और ख़ासकर देखा जाता है कि एमसीडी में सबसे ज़्यादा हड़ताल ईस्ट एमसीडी में हुई पिछले कई सालों से, और अभी भी खुद सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर कहा है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है तो शायद वो फिर से हड़ताल पे जा सकते हैं। तो क्या कोई स्ट्रक्चर तैयार करके आपने तैयारी कर रखी है कि जैसे ही आप सत्ता संभालेंगी और संभालने के बाद तुरंत किस तरह से आखिरकार आप उन लोगों को मोटिवेट करेंगी? क्योंकि सफाई कर्मचारी अगर हड़ताल पे जाते हैं तो फिर सफाई पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और बहुत गंदगी देखी गई है सड़कों पर। पिछले 5 साल में आपने देखा होगा कि सफाई कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी, हम लोग उनको तनख्वाह नहीं दे पाए थे। उसका कारण आपको पता है कि हम क्यों नहीं दे पाए थे? क्योंकि केंद्र जब भी पैसा देती है वो सेंट्रल को देती है और सेंट्रल पैसा देती है स्टेट को और स्टेट पैसा देती है एमसीडी को। लेकिन हमारे सीएम साहब तो आप जानते ही हैं, उन्हें काम करना भी नहीं है और करवाना भी नहीं है, तो सिर्फ शोरूम करते हैं। तो अभी हमने सोचा है कि इस पर बैठ के चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसको ज़रूर कोई ना कोई हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। और ईस्ट दिल्ली, क्योंकि साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली तो अपने आप में ठीक है, मेरी दिल्ली में थोड़ा प्रॉब्लम है नॉर्थ ईडीएमसी में, अपने ईस्ट एडीएमसी में। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी समस्या को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि सफाई के बिना कुछ होना नहीं। और सफाई ही एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं बैठ के चर्चा करके इस पर बिल्कुल। जिस तरह आपने कहा कि फंड की दिक्कत से रूबरू रही ईस्ट एमसीडी, जब से बंटवारा हुआ है तब से ही देखा जा रहा है कि काफ़ी हालत उसकी जो है वो नाजुक रही। आउट ऑफ सोर्स, मतलब इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया, कोई ऐसी स्ट्रक्चर आपके दिमाग में चल रहा हो जिससे बढ़ाया जाए? जैसे कि पिछले कई बार से कहा गया कि ऐड के थ्रू बढ़ाया जाएगा, और भी, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो ईस्ट एमसीडी के पास कुछ इतने बड़े बड़े हाउसेज नहीं है कि प्रॉपर्टी आपकी बढ़ सके। तो ऐसे में आखिरकार आपकी ओर से कोई क्राइटेरिया अपनाई गई है? फंड को किस तरह से, इनकम ऑफ सोर्सेज को बढ़ाने के लिए क्या कोई नया रोड मैप तैयार है आपकी ओर से? देखिए, मेरे से पूर्व जो टीम गई है अभी, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी उनके द्वारा किया गया होमवर्क है। मैं पहले जाके उसको देखती हूँ और मैं आपको जो मेरा 1 महीने के बाद हम लोग इसको कोई ना कोई हम इस रिजल्ट पे पहुँचेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग अपने इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि बिना इनकम के हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो ज़रूरी है। तो उसके हमारे पास 2-3 हैं अभी, क्योंकि वो पाइपलाइन में है। हम लोग उसको कुछ विषय ओपन नहीं कर रहे, चर्चा में रख रहे हैं, पहले उसका देख रहे हैं उसका रिजल्ट कितना आएगा। मैं बहुत जल्दी आपके सामने इस चीज़ को लेकर। मैम, स्कूल की बात कही आपने, चिकित्सा अस्पतालों की बात कही, काफ़ी दयनीय हालत में है। खासकर स्कूलों की अगर हम बात करें, कई स्कूल तो ईस्ट एमसीडी के हिस्से में ऐसे हैं जो अभी भी टेंट में चल रहे हैं या कि उनकी हालत तो और ख़राब है। कंप्यूटर लाने की बात कही गई थी। ऐसे में क्या स्कूलों को लेकर आपने कहा कि आपकी सबसे पहली प्राथमिकता भी रहेगी, तो उनको दुरुस्त करने में कितना वक्त लगेगा और उनको दुरुस्त करने के लिए सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होगी? आपने नोट किया होगा पिछले 5 सालों में मेरे जितने भी काउंसलर थे, और या जिस पीरियड में मैं पहले थी 7 और 12 में, हम लोगों ने मैक्सिमम स्कूल बनाया। अब मेरे गीता कॉलोनी में चले जाइए, 6 ब्लॉक का स्कूल है, 13 ब्लॉक का स्कूल है, शास्त्री नगर का स्कूल है। इन तीनों स्कूलों की बिल्डिंग के लिए फ़ंड मैं एलोकेट करके आई थी और तीनों बिल्डिंग आज आप देखेंगे तो प्राइवेट स्कूलों के से भी अच्छी बिल्डिंग्स हमारी बनके तैयार हुई है। इसी तरीके से लगभग दिल्ली के मैक्सिमम स्कूलों में बिल्डिंग्स तैयार हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ पर प्रोविज़न बना है, उसके उन्होंने बना रखा है। और मैं एक बार जाके पूरा चेक कर लूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि कोई स्कूल टेंटों पे चले। बहुत जल्दी सारे स्कूल्स अपने स्कूल की बिल्डिंग्स में चलेंगे। मैम, देखा जाता है कि यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बड़ी सकरी गलियाँ हैं, झील हो या गीता कॉलोनी की बात कर लें जहाँ आप रहती हैं, साथ ही साथ अनारकली हो या दूसरे इलाके हो या विकास मार्ग हो, पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। आए दिन लड़ाइयाँ भी होती हैं।
तो कोई उसको लेकर आपकी ओर से कोई मूवमेंट नया? नहीं, और अभी जब मैं पिछले पार्षद थी, मैंने भी एक एसडीएम ऑफिस के पास भी पार्किंग अपनी एमसीडी की अलॉट करवाई थी, बट मेरे बाद जो काउंसलर आए उन्होंने उसको बंद करवा दिया। और ऐसे ही हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं और मैं कोशिश करूंगी दोबारा से उस जहाँ जहाँ हमें ऐसा स्पेस मिले, क्योंकि एकदम से आप अंडरग्राउंड या बड़ी पार्किंग तो बना नहीं सकते। वैसे डॉक्टर हर्षवर्धन और हमारे महेश गिरी जी ने मिलकर एक कल्पना जी के एरिया में एक हम बहुत अच्छी पार्किंग कर रहे हैं, उससे लाल क्वार्टर और कृष्णा नगर की समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि स्पेस छोड़ के, देखिए एकदम से हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि हम रातों रात कोई चमत्कार कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली और जो चीज़ धरातल पे दिखाई दी उस काम को लेकर, क्योंकि नई ऊर्जा के साथ आए हैं, नई उमंग के साथ आए हैं। और नई उड़ान जो होगी, उड़ान मतलब ये नहीं कि हम एकदम यूँ उड़ जाएंगे। जैसे टेकऑफ करता है ना एरोप्लेन, हम धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और टेकऑफ करेंगे और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और हर समस्या सुलझेगी। देखिए, क्योंकि हमसे पूर्व हमारी जो टीम थी उसने काफ़ी होमवर्क किया हुआ है, उस होमवर्क को हमें आगे ले जाना है और बहुत जल्दी हम लोग पार्किंग की समस्या को कर लेंगे। बिल्कुल, जैसा कि नीमा भगत जी ने कहा कि वो धीरे धीरे से टेक ऑफ करेंगे, तो हम भी सवालों को धीरे धीरे से ही टेक ऑफ करके पूछेंगे। और यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर अपने खास शो में। मुगलों की कहानी महाभारत की दास्तां है पुरानी, इतिहास की हर निशानी जहां, संस्कृतियों के संगम की छटा सुहानी यहां, तरक्की की जिसमें भरी है रवानी, वक्त के साथ कदम मिलाती दिल्ली, गौरव मेरा है मेरे देश की राजधानी, राजधानी का हर रंग माई सिटी के संग। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम फेस टू फेस में, और बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा नीमा भगत जी के साथ। और हम भगत जी से सबसे पहले अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके संकल्प पत्र में सबसे बड़ी बात कही गई है कि 10 रुपए की थाली जो है वो मिलेगा। कितने दिनों में हम ईस्ट दिल्ली की सड़कों में ये 10 रुपए की थाली देखने लगेंगे, जिससे गरीब लोगों को खाना खाने में सहूलियत मिले? देखिए, जो हमारा संकल्प पत्र भी, मेरा कल भी किसी न्यूज़ वालों से बात हुई थी, उन्होंने बोला था आपका मैनिफेस्टो किया है। मैंने कहा हमने इस बार मैनिफेस्टो नहीं दिया, हमने संकल्प किए हैं और बहुत जल्दी एज पॉसिबल आज हम लोग 10 रुपये की थाली अपने ईस्ट दिल्ली में लेके आएंगे। क्योंकि जो ईस्ट दिल्ली है, आप यदि साउथ और नॉर्थ से देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा छोटा तबका ज़्यादा रहता है, मीडियम क्लास ज़्यादा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 रुपये की थाली जल्दी लाएँ, ताकि कोई भी आदमी घर में भूखा ना सोए। ये हमारा मोदी जी का वादा है कि हम लोग किसी भी आदमी को घर में भूखा नहीं सोने देंगे। तो मैं अपनी ओर से भी बहुत जल्दी इसको कोशिश करूंगी कि उसका को हम जल्दी ईस्ट दिल्ली में लागू करें। मैम, तो भी कितना वक्त लगेगा? और फंड की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल में ये स्कीम चालू होगी। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने भी वायदा किया था 2 रुपए की थाली देने का और अम्मा की रसोई की तरह वो भी लाने की बात कही थी, लेकिन आज तक नहीं ला पाए। तो आपकी ओर से आखिर क्या इसको लेकर, मतलब जैसे ही शुरुआत होगी वैसे ही इसकी शुरुआत करेंगी, या फिर पूरा रोड मैप तैयार करने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी? आपने देखा होगा, जब हमारे घर में शादी भी होती है तो उसकी प्लानिंग हम 1 महीने से करते हैं जी। 1 महीने का पीरियड लगता है परचेजिंग करने में, एडजस्ट करने में, सबको करने में, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन हमारे जो भी संकल्प पत्र में हमारे संकल्प हमने लिए हैं, वो सारे संकल्प हम इन 5 सालों में पूरे करेंगे। अच्छा, संकल्प पत्र में एक बात और भी है जो कि काफ़ी बड़ी मानी जा रही है कि महिलाओं के लिए इस बार एमसीडी ने सोचा है कि महिलाओं के उत्थान के लिए कई काम किए जाएंगे, खासकर स्टार्टअप इंडिया के थ्रू करने की बात कही जा रही है। तो किस तरह से नारी सशक्तिकरण के लिए आपकी ओर से कई योजनाएं लाई जाएंगी, और किस तरह से इस दिल्ली की महिलाओं के लिए मदद पहुंचाई जाएगी? क्या क्या योजनाएं क्या उसके लिए बनी हुई है? सिलाई कढ़ाई हो गया या अदर देन और भी कई होते हैं व्यवसाय के, तो क्या उसको लेकर कुछ क्राइटेरिया है और उसकी शुरुआत कब तक होगी? देखिए, वो तो वैसे लगभग उसकी शुरुआत हो चुकी है। कई महिलाओं को इसमें हम लोग आगे लाए हैं। इसमें जो छोटे छोटे गृह उद्योग टाइप के होते हैं, उसके द्वारा हम महिलाओं को आगे लेके आएंगे। ब्यूटिशियन, खाने बनाने का, कढ़ाई सिलाई, जो भी, जिससे कि महिला सेल्फ कुछ कमाने लगे और अपने इतनी इंडिपेंडेंट हो जाए कि उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। विषम परिस्थिति में अपनी फैमिली का एक ऐसा पार्ट रोल करे, जो कि आज तक हमारे वहाँ कहते हैं कि बेटा, लेकिन अब बेटी भी उतनी ही सशक्त होकर निकल रही है और निकलेगी। आपने देखा होगा 26 जनवरी के दिन मोदी जी ने 26 जनवरी की कमान किसके हाथ में सौंपी थी? वो एक बिटिया थी। तो मोदी जी ने उस दिन स्पष्ट संदेश दे दिया था कि अब भारतवर्ष की नारी इतनी सशक्त हो गई है कि वो तीनों सेनाओं से आगे खड़े होकर
जब उसका मार्च पास करवा सकती है तो देश तो बहुत ईजी है। आप निश्चित रहिए कि आपकी जो जनरेशन है, जो ये महिलाएं हैं, सशक्त होकर आगे निकलेंगी और हर कदम अपने भाई, अपने पिता के साथ मिलकर इस देश के विकास में आगे आएंगी। बिल्कुल मैम, फिर से हम लौटेंगे कूड़े पर ही। जिस तरह से गाजीपुर का है, वहाँ पर देखा जा रहा है तो वो भर चुका है पूरी तरह से। तो किस तरह से आखिरकार अब देखा जाएगा, क्योंकि कूड़ा उठाकर फिर साइड में डालना लैंडफिल साइल में, वो काफ़ी देखा जाता है कठिन होता है और उसमें कई करप्शन के भी आरोप लगते आए हैं। तो उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? क्या कोई दूसरा लैंडफिल साइट भी ढूंढा? हाँ, वो भी मेरी बात हुई थी अपने पूर्व टीम से, तो उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। बिल्कुल, तो नीमा भगत जी से हमारी बात लगातार चल रही है। अब जानेंगे कि दिल्ली सरकार से आखिरकार कैसे सामंजस्य बैठाएंगी, क्योंकि चूहे बिल्ली की लड़ाई एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच लगातार चलती रही है। लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद तुरंत होते हैं हम हाजिर। मुगलों की कहानी महाभारत की दास्तां है पुरानी। इतिहास की हर निशानी जहां, संस्कृतियों के संगम की छटा सुहानी यहां, तरक्की की जिसमें भरी है रवानी, वक्त के साथ कदम मिलाती दिल्ली, गौरव मेरा है मेरे देश की राजधानी। राजधानी का हर रंग माई सिटी के संग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे खास शो फेस टू फेस में। और अब हम सीधे नीमा भगत जी से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, बीजेपी तो आ गई है एमसीडी में, चिकनगुनिया, डेंगू, खुद केजरीवाल साहब सीधे सीधे कहते आए हैं कि दिल्ली में फैल जाएगा अगर बीजेपी आ जाएगी। तो कितनी तैयार हैं इस बीमारी से निपटने के लिए और उनसे सामंजस्य बैठाने के लिए? मैं पहले केजरीवाल जी को ये समझाना चाहती हूँ, कोई भी जो बीमारी होती है वो सरकार को देखकर नहीं आती। उसको बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा से कोई लेना देना नहीं। बीमारी तो बीमारी है, वो आपको भी लग सकती है, ऐसा नहीं कि, और आपके अंदर तो लग भी चुकी है। आपने देखा होगा इतनी खतरनाक बीमारी लगी है कि उसका तो इलाज भी नहीं होना। लेकिन जहाँ तक आपने चिकनगुनिया, डेंगू की बात की है, हम लोगों ने इस बारे में भी किया है, प्रोग्राम देख रहे हैं हम लोग। और बहुत जल्दी हम लोग इस पर, मैंने अभी पीछे डॉक्टर्स के में एक प्रोग्राम में मैं थी, डॉक्टर विनय वगैरह वहाँ पे थे, मैंने उनसे वही चर्चा करी थी। हम बिल्कुल इस पे काबू पाएंगे और जो भी बेस्ट टू बेस्ट अपना होगा हम लोग देंगे। एक्चुअली चिकनगुनिया, डेंगू जो मच्छर होता है वो साफ़ पानी में होता है। कहीं ना कहीं हमको इसके लिए मैं आपके नेतृत्व के द्वारा भी आपसे भी अपील करूंगी कि आप जनता को अवेयर कीजिए, क्योंकि चिकनगुनिया और वो साफ़ पानी में होता है। साफ़ पानी हमेशा अपने घर में पाया जाता है। तो मैं आपके द्वारा अपनी पूरी दिल्ली की और ईस्ट दिल्ली की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि आप अपने गमले में पानी ना होने दें, अपने छत की जो टैंकी है उसमें ढक्कन बंद कर दें, जहाँ से पानी गिरता है उसमें एक पतली सी जाली लगाकर उसको भी बंद कर दें, ताकि मच्छर उसमें भी पैदा हो जाता है। कूलर और जो बाहर आप कबूतरों के लिए पानी रखते हैं, ये सब थोड़ी सी हम यदि प्रिकॉशन करें तो आप देखेंगे कि चिकनगुनिया हमारे वहाँ होगा ही नहीं। और इसके लिए मैंने ये सोचा अपने अंदर कि मैं अपने जो मेरे भाजपा के डाउन टू अर्थ जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, और हम अपने हैंडबिल्स निकाल के हर घर में दे के ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि मेरा घर का मच्छर ज़रूरी नहीं हो मुझे काटे, लेकिन पड़ोसी का मच्छर आपको काट सकता है। तो हम अपने आसपास सफाई रखें और पानी की व्यवस्था जो है, पानी कहीं पर जमने ना दें। और यदि लगता है कि पानी कहीं पर जम रहा है, वहाँ पर मिट्टी तेल डाल दें, आप उसमें पेट्रोल डाल दें। और जो मेरे एमसीडी के डीपीसी वाले हैं उनके द्वारा हम टाइम टू टाइम ये सारे सर्च करवाते रहेंगे 64 अपने जो वार्ड से, और कोशिश करेंगे इस बार हम लोग एडीएमसी में इस प्रकार की कोई बीमारी ना हो, क्योंकि दिल्ली सरकार को तो लगता है कि बीमारी सरकार को होती है, पर हमें लगता है बीमारी सरकार को नहीं होती। बिल्कुल मैम, लेकिन फिर बात घूम के वहीं आती है फंड की। ईस्ट एमसीडी के लिए फंड बहुत बड़ी समस्या है और आपके पास अनुभव भी है, आप पहले भी रह चुके हैं पार्षद। ऐसे में आखिरकार किस तरह से सरकार से सामंजस्य बैठाएंगी, किस तरह से केजरीवाल सरकार को ये बात समझाएंगी कि भाई फंड दीजिए तभी ईस्ट एमसीडी जो है वो आगे बढ़ सकता है? एमसीडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी है इमीडिएट, उनको देखकर मैं ज़रूर केजरीवाल जी से भी मिलना चाहूँगी। और बीजेपी का कार्यकर्ता पहले फ़ाइट नहीं करता कभी, वो तो क्योंकि हमें जनता ने जिताया है और हम जनता के लिए जवाबदेही हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि दिल्ली सरकार के साथ, उनके साथ पोलाइटली बिहेव करके मैक्सिमम फ़ंड लेके अपनी एडीएमसी को बहुत अच्छा फ़ंड दिलवा पाऊँ और अच्छा काम कर पाऊँ। और यदि आपको लगता है कि वो किसी तरीके की प्रॉब्लम करेंगे तो फिर उसका भी देखा जाएगा कैसे होगा। बिल्कुल देखा जाएगा। मैम, आपकी टीम की अगर बात करें तो काफ़ी नए चेहरे हैं और विपक्ष भी नया है
यही एक नई चीज़ है इस बार की, विपक्ष भी नया है और आपकी भी टीम जो है वो काफ़ी नई है, और उनसे किस तरह से सामंजस्य बैठा के काम करने का इस बार आप लोगों ने अपना कोई क्राइटेरिया बनाया? भाजपा की नई टीम है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भाजपा का जो कार्यकर्ता होता है वो ज़मीनी कार्यकर्ता है, वो बूथ लेवल से काम करता है। तो उसको बूथ, मेरे आप बूथ के कार्यकर्ता से भी बात करोगे ना तो पूरी सिचुएशन पहचानता है। तो हम लोगों के तो जो शीर्ष रहते तो हमारे तो नसों में डालते हैं कि किस तरीके से काम करना है, और टाइम टू टाइम हम लोगों को ये समझाया भी जाता है कि किस तरीके से आपको जनता के हित में और देश के हित में काम करना है, क्योंकि तो राष्ट्रवादी पार्टी है, यहाँ तो राष्ट्र के लिए ही सोचना है। चाहे वो आज नई जनसंख्या आई है या बुजुर्ग हैं, उनकी सोच सबकी एक रहेगी, हमें किस तरीके से ईडीएमसी का विकास करना है और ईडीएमसी को आगे लेके जाना है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि नए लोग हैं। जहाँ तक बात ये आती है कि विपक्ष भी नया है, तो उनको समझाने की कोशिश करेंगे, और आपने देखा है कि हम लोग कोशिश में कहीं तक सफल भी होंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। मैम, अधिकारियों के ऊपर काफ़ी करप्शन के चार्जेस लगते आए हैं कि अधिकारी काम नहीं करते हैं, तो अधिकारियों से सामंजस्य कैसे बैठा के चलेंगे? आपने मेरा टेन्योर 2007-2012 देखा होगा, शायद आपको पता होगा क्योंकि आप मीडिया हैं, तो मेरे पे तो कोई 1 रुपये का करप्शन का चार्ज लगा नहीं। जब आपका शीर्ष नेतृत्व तो ईमानदार होता है ना, तो नीचे वालों को करप्शन करने में थोड़ी तो डर लगती है। तो ये तो हमारी मोदी जी की पहली कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस पे तो 150 नहीं 1000% भी काम करना पड़े तो हम रेडी। मैं ना तो खाऊंगी ना खाने दूंगी, चाहे उनको कोई भी हैबिट्स हो, इस हैबिट को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। देश के हित में काम करना पड़ेगा, जनता के लिए हम जवाबदेही है, जनता का काम जनता के लिए जनता की तरह से करना पड़ेगा। खाने का तो मतलब ही नहीं होता, और ना मैं खाने दूंगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। और बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर मैं आपको इस बात को बोल रही हूँ, कोई भी अधिकारी, जब तक मैं बीजेपी की मेयर जिस शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है, उस विश्वास को इतना सा भी नहीं डिगने दूंगी। मैम, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई कामों का आपने जिक्र किया और कई कामों को लेकर आपने फिक्र भी जाहिर की, साथ ही साथ आपने कहा कि जल्द से जल्द ये सब काम शुरू किए जाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो 1 साल का टर्नओवर जो है वो देखा जाए तो उसमें इतना सब कुछ करना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं लगता है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जो मेयर का कार्यकाल है वो थोड़ा सा और अधिक होता तो ज़्यादा बेहतर होता? हाँ, नेचुरली, क्योंकि 5-6 महीने हम लोगों को समझने में लग जाएंगे। यदि 2 साल का 3 साल का टेन्योर होता तो, और उसके लास्ट के 2 महीने भी मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा काम होता। जितना हो सकेगा एज पॉसिबल आज हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि जो 24 घंटे हैं तो 24 ही घंटे हैं ना, उसको हम 26 तो बना ही नहीं सकते। तो जब मुझे दिया ही 1 साल का टाइम है, तो कम से कम हम अपने कामों को पाइपलाइन में तो डाल ही सकते हैं। उसके लिए स्टेप तो उठा ही सकती हूँ 1 बाय 1, कि आदमी को, सामने वाले को नज़र तो आए कि काम हो रहा है, उसकी कुछ प्रगति तो मैं कर ही पाऊंगी। मैं नहीं तो नेक्स्ट मेरे मेयर उसको आगे बढ़ाएंगे, पर काम हम जरूर करेंगे, और जितने भी हमने संकल्प लिए हैं हर स्टेप पे हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ईस्ट एमसीडी को चमकाएं, यहाँ पर जितने भी इलाके हैं वो सुंदर दिखें, और जितने भी इलाके हैं वो जो समस्याएं हैं वो उनसे दूर हों। तो ये थी नीमा भगत जी, जिन्होंने बताया कि वो आखिरकार किस तरह से ईस्ट एमसीडी में काम करेंगी, और उन्होंने एक बात साफ कही है कि ना वो खाएंगी ना खाने देंगी, यानी कि करप्शन को लेकर उनका रुख काफ़ी कड़ा और सख्त रहने वाला है। अगले शो में हम फिर आपको मुलाकात कराएंगे किसी और एक शख्सियत से। जब तक विनम्र कौशल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।